ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੇਫੜਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा जिसको बोलते हैं, आमतौर पे आम भाषा में प्रचलित है कि दमा जो है दम से ही जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। दमा जो है वो ठीक भी हो सकता है और आप अपनी जीवन जो है फर्स्ट क्लास जी सकते हैं। और आपके घर के अंदर ही ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं। हम लोग आते हैं उसकी तरफ कि दमा कैसे ठीक किया जाता है। पहले दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दें, दम ले रहे हैं, दम अंदर गया नहीं आया तो इंसान ख़त्म है। जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिर, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में से आ जाता है, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में आ जाता है, इतनी वाइटल, इतनी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो फिर क्या ऐसा करते हैं हम लोग, क्या ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो बंदे की जान पर बन जाती है? जो हमारे लंग्स हैं उसको आयुर्वेद में कफ का स्थान बताया गया है। कफ का जो प्राकृतिक स्थान, नेचुरल पोजीशन है, जो लंग्स के बीच का डायफ्राम और नीचे के एरिया के बीच का स्थान है, वो पित्त का स्थान है और उससे नीचे वात का स्थान है। तो वात, पित्त, कफ जो है, अगर वो बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो हमारी डिजीज़ नहीं होगी। तो जो कफ का स्थान में, उसमें अगर कफ ज़्यादा जम जाता है, ख़ास करके जो बसंत ऋतु जब आने वाली होती है तो वो कफ जो है वो विकृत अवस्था में मतलब वो उसका प्रकोप हो जाता है। तो वो उस समय लोगों को अस्थमा के अटैक और ये सब चीज़ें, COPD का, ब्रोंकाइटिस का, खांसी, जुकाम, नज़ले, ये सब शुरू हो जाता है। तो वो जो है उसकी रक्षा करने के लिए पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमारे को ये होता क्यों है। जो मेजर कारण है इसका, दमा का और लंग्स की प्रॉब्लम्स के, सबसे ज़्यादा कारण है कि जो हमारी हवा जो अंदर जा रही है वो अगर पोल्यूटेड ना हो, तो पोल्यूटेड जो हवा है वो एक मेजर कारण है। माफ करना, रोकेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। हम कैसे रोक सकते हैं किसी को? और इंडस्ट्रीज को कैसे रोक सकते हैं? जो कोई टायरों को आग लगा रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी हमने बचना है। कैसे बचें? ये ज़रूरी आपने बताया कि एक कंट्रोल में नहीं है, तो उसका इलाज है कि हम एटलीस्ट एक्सरसाइज करें। लंग्स की एक्सरसाइज पूरी बॉडी की भी करें तो वो तो अच्छा ही है। हाँ, रोक रहा हूँ, एक्सरसाइज पे बाद में आएंगे। पहले हमें ये देखना होगा कि बॉडी के अंदर जब गया तो यहाँ से हमने सांस लिया, क्या हुआ अंदर जाके, क्या हुआ कि गड़बड़ हो गई? अंदर जैसे ही कोई विजातीय तत्व गया, कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई पोलन ग्रेन चला गया, उसने जाते सारे जो पाइप है हमारी लंग्स की, एयर पाइप है, उस पर जाके इंटरनल लाइनिंग में ऐसे रगड़ खा गया ना। अगर अकेली हवा जाती वो तो अंदर जाती हवा की तरह और आगे जाके ब्लड में मिक्स हो जाती है ना, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती। बट वो साथ में एक वो डस्ट पार्टिकल गया हुआ है, उसने क्या किया, उसको रगड़ देना। अब उसको जब रगड़ा तो उसको हील करने के लिए बॉडी ने कुछ अपने मैसेंजर भेजने हैं, कुछ अपने सेल भेजने हैं। वो सेल ने वहाँ जाके रिपेयर करनी है, उसको ठीक करना है। तो वहाँ पे अगर कोई
साथ में उधर डस्ट पार्टिकल के अलावा कोई बैक्टीरिया भी आ गया, वो बैक्टीरिया ने फिर वहाँ लड़ाई शुरू कर देनी है कि मेरा घर बन जाए, क्योंकि अगर सीधा जाएगा बैक्टीरिया तो उसको तो पकड़ा जाएगा, पर वो उसकी लाइन में फंस गया तो वो उसको घर मिल गया। अब वो वहाँ पे जाके हमारे इम्यूनिटी के साथ झगड़ा हो गया। अब वो लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो वहाँ पे डेड बॉडीज भी इकट्ठी होंगी, बैक्टीरिया की भी और हमारे सेल्स की, तो वो एक तरह से ना इन्फ्लामेटरी मटेरियल उसको बोलते हैं, सोजिश होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो वो इन्फ्लामेशन से वो एक वहाँ म्यूकस बननी शुरू होगी जिसको बलगम बोलते हैं, तो म्यूकस बननी शुरू होगी। अब वो हमारे लंग्स की जो इंटरनल लाइनिंग है, भगवान ने इंटरनल लाइनिंग में वैसे ऐसे कोई चप्पू से लगाए हुए हैं, सिलिया बोलते हैं उसको, वो सिलिया म्यूकस को ऊपर की तरफ भेजते रहते हैं। कोई भी डस्ट पार्टिकल फंस गया, कहीं कुछ आ गया ना, तो उसको बाहर भेजते हैं। अब वो बाहर भेजने वाले सिलिया भी इतने बेचारे थक जाते हैं चप्पू चला चला के कि वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर वो हमारी म्यूकस जमा होनी शुरू होती है और उसको फिर हम बॉडी चप्पू का सहारा नहीं लेती, फिर खुद से मसल का सहारा लेके खांसी आती है, फिर वो खांसी से हमारी वो बलगम थोड़ी बहुत बाहर निकलती है। परंतु फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि चलो इंडस्ट्री को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर स्मोकिंग कर सकते हैं कंट्रोल, वो भी कंट्रोल नहीं करते, फिर वो अपने स्मोक के पार्टिकल अंदर डालते हैं, उससे और रगड़े लगती है और इस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं कि ना केवल हमारे अंदर से रगड़े लग रही हैं, बट बॉडी के ब्लड के अंदर भी ऐसे खान पान अपना ऐसा रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखते हैं कि वो खान पान से भी ब्लड में भी ऐसे केमिकल पैदा कर लेते हैं कि वो हीलिंग करने में जो मुश्किल है शरीर को। ये तो हो गया कि एयर अंदर गया, अंदर जाकर उसने कोई डस्ट पार्टिकल ने अंदर रगड़ लगाई, उसमें से उसने एयर पाइप के अंदर कुछ ना कुछ रगड़ लगा के उसके अंदर बैक्टीरिया लग गया, बैक्टीरिया ने अंदर जाकर लड़ाई हुई डेड बॉडीज बनी, उसके बाद म्यूकेन बन गया, म्यूकस बन गया, म्यूकस ने अंदर जाके वो खराबियाँ पैदा की। लेकिन यहाँ बात नहीं खत्म होती, बात आगे शुरू होती है छींकों से भी, क्योंकि छींक भी जो है वो आती, वो आगे नहीं गई, वो यहीं से शुरू हो गई, वो ये तो आगे चला गया ना, यहाँ से शुरू हो गई, तो वो छींक का थोड़ा सा बताएंगे। छींक जो है कई लोगों को ऐसे होता है कि वो विजातीय तत्व जैसे ही, क्योंकि मुंह से तो नहीं गया, क्योंकि मुंह खोल के तो नहीं हम चलते, हम तो सीधे चल रहे हैं, वो सबसे पहले रास्ता है नाक, पहले नाक में जाएगा और नाक में जाते सारी नाक उसको, बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको छींक के रास्ते बाहर फेंकने की कोशिश करेगी कि जाए ही ना। मान लो एक तत्व गया तो एक छींक आ गई, और अगर 100 तत्व चल जाएं तो उसमें से 90 तो छींक से बाहर निकल जाएंगे और 2 4 5 10 जो है वो आगे चल जाएंगे। तो छींक एक तरीका है जिसको बॉडी से वो केमिकल्स या जो तत्व जा रहे हैं, जो पार्टिकल जा रहे हैं डस्ट के या पोलन के, उसको बाहर निकालने का। हम लोग तो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, छींकों को रोकने के लिए हम लोग सीट्रोजन, लेवोसिट्रोजन, पता नहीं क्या कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और अगर उससे भी नहीं काबू आ रहा तो फिर हम लोग उस पर आ जाते हैं, स्टीरॉयड के ऊपर आ जाते हैं, बेटनीसोल और ऐसी दवाइयों के ऊपर, तो वो तो सत्यानाश डाल देती हैं। हाँ, वो जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं वो टेम्परेरी तौर पे कुछ लोग रिलीफ के लिए ले लेते हैं कि मुझे छींक ही ना आए, वो छींक नहीं आएगी तो अपना सिस्टम डेड हो गया, चलो आपने ले लिया, परंतु आप एंटी एलर्जिक नेचर में ऐसे हैं वो ले लो, नेचर में कुदरत में। जानना चाहता हूँ कि जो हम लोग छींक को रोकने के लिए दवाई ले रहे हैं वो नहीं लेनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो क्या करती है, वो जो छींक रोकने के लिए दवाई है वो अंदर क्या कर रही है जिसकी वजह से हमें नहीं लेना चाहिए? वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, पहला डिफेंस सिस्टम है छींक, बाहर निकालने का, जो बाहर से कोई आ गया उसको बाहर निकालने का छींक ही तरीका है, एक ही झटके में सारा कुछ बाहर। परंतु उसको अगर आप सप्रेस कर दोगे, सुखा दोगे, तो वो इजी रास्ता दे दिया आपने सारे बैक्टीरिया को भी, वायरस को भी, और अपना आराम से अंदर लंग्स में जाए और अपना जो करना करे। तो वो छींक को नहीं रोकना चाहिए। आयुर्वेद में तो अधारणीय वेगों में से इसको माना गया है, जिन वेगों को, जो भी वेग मतलब जो भी आपको नेचुरल चीज़ें आ रही हैं उसको रोकना नहीं है, धारण नहीं करना। अधारणीय वेग है, 13 तरह के वेग बताए हैं आयुर्वेद में, जैसे मल का वेग है, मूत्र का वेग है, छींक का वेग है, खांसी का है, आंसुओं का है, रोना आ रहा है तो रो लो। तो ऐसे बहुत सारे अधारणीय वेग हैं जिनको आपने धारण, हाँ, बड़ा कुछ है, तो वो धारण नहीं करना है, उनको मतलब रोकना नहीं है। तो इस तरह से एक कंसेप्ट है आयुर्वेद का कि नेचुरल छींक जो है उसको बिल्कुल नहीं रोकना। हम लोग ने क्या किया कि समय नहीं है हमारे पास कि
हमने काम पे भी जाना है, किसी दोस्त से भी मिलना है, हमने कुछ ऐसा भी करना है कि मेरे जैसे ने किसी ने इंटरव्यू भी करना है, कैमरा के सामने भी बैठना है। अब उसको छींके आ रही है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भी मैंने काम तो बंद नहीं कर सकता, मैंने वो सेट्रिजिन ले ली, ऐसा कुछ ले लिया जिससे वो सूख गया। अब वो पता भी है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। पता है, जिनको नहीं भी पता है, ले लिया, सूख गया, सूख गया, कुछ दिन चलता रहा, कितने दिन बाद वो क्रॉनिक में बदल जाता है। देखो उसने सुखा लिया, उसके बाद बैक्टीरिया अंदर चले गए, डस्ट पार्टिकल चले गए अंदर, उसके बाद वो लगभग महीने के बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। 15-20 दिन बाद क्या होता है कि वो बलगम बननी शुरू हो जाती है, और वो फिर उसके जो है वो खांसी आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद उसको कहने लग जाते हैं ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जो बोलने में, और म्यूकस रेशा सा गिरता रहता है, यहाँ सारा साइनस भर जाता है, म्यूकस भर जाता है, और यहाँ पे एकदम से कई बार तो अस्थमा में सीटियाँ बजनी शुरू, ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए 6 महीने, हाँ तो 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो क्रॉनिक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अस्थमा में वो जो लंग्स की वो जो हवा निकलने की पाइपें हैं वो इस तरह की शेप बन जाती है कि सीटी आती है आवाज़, तो उसको विस्लिंग साउंड कहते हैं। तो ये 1 महीने से 6 महीने के टाइम में वो क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक हो जाता है। जब क्रॉनिक हो जाता है तो क्या उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कुछ और, उसको अटैक आता है, दमा बनने में कितना समय लग जाता है? दमा जो है लगभग 1 से 6 महीने जैसे मैंने बताया, और कईयों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको बोलते हैं, दमा COPD। तो कई बार दमा जो होता है वो दमे में क्या होता है कि बलगम, कई बार सूखा दमा भी बोलते हैं, उसमें बलगम नहीं निकलती, उसमें सिर्फ सांस जकड़ जाता है, स्पाज्म आ जाता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं एकदम से ऐसे जकड़े जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, तो उसमें से फिर हवा पास नहीं होती, फिर एकदम से सांस आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर एकदम से उसको इनहेलर लगाते हैं, उसको साल्ब्यूटामोल और उसको डेरिफाइलिन और ये स्टीरॉयड्स के टीके भी लगा देते हैं, या नेबुलाइजर लगा देते हैं अगर ज़्यादा बलगम वगैरह हो, तो उससे क्या कहते हैं वो टेम्परेली वो ठीक हो जाता है, टेम्परेरी तौर पे। लेकिन हमने उसका इलाज नहीं किया जो पहले चल रहा था, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारा प्रॉब्लम आई, उसका इलाज हमने फिर भी नहीं किया। वो फिर भी हम लोग जो है वो उसको और तरीकों से उसको खराबी करने में लगे हुए हैं। ये तो हो गया एक आम साधारण सा तरीका जिसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। तो लेकिन जो फेफड़ों में गड़बड़ होती है उसकी कुछ वजहें और भी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये उसमें म्यूकेन जो म्यूकस जो उसमें जम जाता है, क्योंकि ये छींके या कुछ ऐसा पोल्यूशन की वजह से तो जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, ये अब आनी शुरू हुई है पिछले कुछ दहाकों से। लेकिन अगर हम पुरानी बात करें तो रेशा जो है वो बहुत पुरानी बीमारी है, पुराना रेशा और ये चीज़ें, तो वो क्या वजह थी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने कि पोल्यूशन नहीं भी है तब भी लोगों को ये दमा या COPD हो जाता है। तो ये कफ का जो प्रकोप है, कफ का प्रकोप बोलते हैं ना इसको, तो ये नेचुरली जो सीजन से रिलेटेड है। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व यूनिवर्स में भी प्रेजेंट है, और इसी तरह से जो 5 तत्व हैं वो सीजन से हम लोग जुड़े हुए हैं, सूरज से जुड़े हैं, चंद्रमा से जुड़े हैं, पृथ्वी से जुड़े हैं, आकाश से जुड़े हैं, तो ये 5 तत्वों से जुड़े हैं। तो इनका एक प्रकृत साइकिल है। तो कफ का संचय, पित्त का संचय, वायु का संचय पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे बरसात में हो गया, वायु का प्रकोप हो गया। मैंने बोला ना सर्दी का सीजन है तो उसका संबंध मैंने तभी जोड़ा उसको। तो इसी तरह से आते आते ये नेचुरली है। और वो प्रकोप कैसे होगा कि हमारे खान पान से। अब कफ का प्रकोप, अगर हम कफज ही भोजन करते रहेंगे, गुरिष्ठ भोजन जो बहुत ज़्यादा स्निग्ध भोजन, गुरु आहार जो कफ वर्धक है, कफ वर्धक आहार जैसे चावल खा लिए, माँ की दाल खा ली, और इस तरह के जो ऐसे जो स्रोतों को अवरोध करते हैं, ये प्राणवायु स्रोत है ना हमारे, क्योंकि ये प्राणवायु का स्थान है। प्राणवायु जो ऑक्सीजन है यहीं से जानी है अंदर। तो उन प्राणवायु के जो स्रोत हैं, चैनल्स हैं, एयरवेज हैं, उन चैनल्स में ब्लॉकेज, अवरोध, स्रोतो अवरोध वो कफ से होता है। कफ मतलब बलगम, उसको बलगम की तरह आप समझ सकते हैं। तो उसका स्थान है। तो ये कफ का जो नेचुरल प्रकोप होने का समय है वसंत ऋतु, तो उसके आने से पहले ये आयुर्वेद में प्रक्रियाएं बताई गई हैं, शोधन प्रक्रियाएं, कि आप नेचुरली नस्से करें। नस्से मतलब कि नाक में कुछ
तेल डालें नाक में, ऐसा कुछ सूंघें जिससे कि वो छींके आए, ताकि आपका जो है शोधन हो जाए। शिरोविरेचन बताया गया है, कोई इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिससे बाहर निकल जाता है। और स्टीम लेने को बोला गया। पर्टिकुलरली एक ऋतुचर्या का कंसेप्ट है। ऋतु एक तो होती है ना दिनचर्या, भी मैंने आज सारा दिन में क्या किया, एक होती है ऋतुचर्या कि इस ऋतु में मैंने क्या करना है, इस मौसम में मैंने कैसे लाइफस्टाइल जीना है। मतलब सर्दियों का मौसम आज है, आज हेमंत ऋतु चल रही है, आने वाली बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु में लोगों को यही कफ का प्रकोप होने वाला है, तो ये दमा अस्थमा ये प्रेसिपिटेट होंगे। तो सर्द ऋतु में ही ऐसा खान पान ऐसा ठीक रखें कि आपको ये प्रकोप हो ही ना कफ का। बहुत हैवी भोजन ना खाएं, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें, दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, है ना, और चावल, और रात को लेट नाइट डिनर्स, केला, ये जो हैवी और ग्रीजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चीज़ हैवी, चीज़ी, ग्रीजी, जिसमें जो ग्रीस जैसा या म्यूकस जैसा कोई सब्सटेंस है वो ना लें। और स्पाइसेस ज़्यादा प्रयोग करें। स्पाइसेस मतलब गर्म, परंतु आजकल क्या लोगों में गर्मी पड़ गई, एसिडिटी होती है लोगों को, क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये चार चीज़ें, जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए, वो भी खा रहे हैं। तो इन चार चीज़ों की वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया, पेन किलर की वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया, स्टीरॉयड की वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया, और जो हैवी फूड खाया, लेट नाइट पार्टीज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में लोग कम स्मोक करते हैं, पंजाब में तो कम ही है, इंडिया में भी कम ही है, बट यूरोप और अमेरिका में जो मेरे पेशेंट हैं वो सभी स्मोकिंग करते हैं, मेल्स भी और वुमन भी, फीमेल भी। तो एक फैमिली है यूरोप की, मैं बात करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर, उनकी 10-15 साल से मैं जहाँ जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ मेरे पेशेंट हैं बहुत। वो उस फैमिली में मैंने जो उनका पूरी फैमिली उसकी स्मोकिंग छुड़ा दी, पर वो नया मेंबर आया, उनकी बहू आई है, उसकी स्मोकिंग छुड़ानी अभी रह गई है। तो एक पी रहा है तो दूसरे को तो खुद ही चली जाएगी उसके अंदर। वही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इतनी पॉपुलर है कि लेडीज़ भी पी रही है, मतलब यंग लड़कियाँ भी पी रही हैं, तो ये बहुत डैमेजिंग है लंग्स के लिए। तो स्मोकिंग के अलावा ये जो मैंने बताया ना कि ये सीजनल। एक चीज़ बताइए, मैंने कहीं पढ़ा भी है, पता नहीं आप जैसे किसी ज्ञानी पुरुष ने मेरे को बताया भी है, कि जो किसी को जुकाम लगता है, पहले पुराने ज़माने में, अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो छोटे बच्चों को अक्सर उनकी नाक बहती रहती थी, आज नहीं बहती। कफ मतलब आज नहीं बहती, आज आप किसी बच्चे की नाक बहती हुई नज़र नहीं आ रही, पहले बहुत ज़्यादा थी, हर एक दूसरे बच्चे की। हाँ, क्या क्या इसका इम्यून सिस्टम से बहुत बड़ा संबंध है कि उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया? मैं बताता हूँ, जो छोटे बच्चों की नाक बहती है, अब कफ, वात, पित्त और कफ जो है, इनका मैंने सीजन के हिसाब से बता दिया कि प्रकोप का टाइम कब है। कि कफ का प्रकोप टाइम बसंत ऋतु है, वात का वर्षा ऋतु है, पित्त का जो है वो शरद ऋतु है ना। और ऐसे ही जो यंग टाइम है ना, जो बचपन है, उस समय कफ का प्रकोप, बच्चे को देखो नाक बहती रहती है, आपने अब नहीं बहती, अब मैंने देखा तकरीबन तो नहीं बहती। बताता हूँ, परंतु आप पुराने ज़माने में चले जाए ना, पुराने ज़माने में आपने खुद कहा कि जो बच्चों की नाक बहती रहती थी, क्यों? क्योंकि कफ का काल था, वो बचपन जो है वो कफ का काल है, और उसके बाद जो जवानी के टाइम आता है वो पित्त का काल है। और ऋषि मुनियों ने देखो कितना ऑब्जर्व करके उसको डिवाइड किया है, क्योंकि जवानी के टाइम में जोश, गर्मी, गुस्सा और ये पिंपल सब निकलते हैं, वो गर्मी निकल आई, पित्त निकल आई कहते हैं ना, तो पित्त का काल हो गया। जैसे सीजन्स का मैंने बताया, ऐसे लाइफ टाइम भी है। ऐसे ही बुढ़ापे में क्या है, वायु का काल है, वायु में नींद नहीं आती, जोड़ों की दर्दें रहती हैं, वायु बढ़ जाती है, तो लाइफ स्पैन को भी डिवाइड कर दिया ऋषि मुनियों ने। तो अब नाक जो है आजकल बच्चों की नहीं बहती, क्यों? क्योंकि एक तो इम्यून रिएक्शन ही कम हो गया, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, ऊपर से उनको दवाइयाँ दे दी जाती है ऐसी कि उनकी नाक ही ना बहे। नाक बहने का मतलब यह है कि बॉडी में अगर कोई सिस्टम चल रहा है, कोई विजातीय तत्व आया तो अपने आप ही उसको कंट्रोल कर लेगा, तो 2-4 दिन बहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। नाक बहती रहती थी पुराने जमाने में बच्चों की, तो वो ठीक था, वो नेचुरल, वो अच्छी बात मानी जाती प्राकृत है, वो नेचुरल है, उनका काल है, कफ का काल है। तो इस तरह से आयुर्वेद ने बहुत तरीके से समझाया हुआ है कि किस समय हमारी बॉडी का टाइम से क्या रिलेशन है, सीजन्स के साथ,
और एज के साथ और डे टाइम, इवन फूड टाइम, सब चीज़ों का आपस में हमारी बॉडी से रिलेशन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ये बात बताइए कि जैसे अभी हमने बात की कि मतलब किस किस तरह से जो बॉडी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं सांस में, तो उसकी वजह से आगे चल के वो बलगम हो जाती है, वो गड़बड़ करती है अंदर चल के। एक बात आपने की सीओपीडी की। सीओपीडी की वजह से बहुत सारी, सीओपीडी की वजह बहुत और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई किसी आरे पे काम कर रहा है, जैसे किसी आटे की चक्की पे काम कर रहा है, जैसे कोई किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है, कोयले की खान में काम, जहाँ से धूल उड़ रही है, तो वो भी चल के अंदर जमा हो जाती है। अब ये ऐसी कंडीशन है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसका काम है, उसने करना है। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक ऐसी कंडीशन है अमेरिका कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको पता नहीं है। जो उनके जो ये वेंट वाला सिस्टम है ना, जो ये हीटर लगता है और एसी लगता है, इंटरनल हीटिंग एंड इंटरनल, उसमें इतनी धूल मिट्टी वो जमा रहती है, उसकी वो सफाई नहीं कराते, वो भूल जाते हैं, तो उससे भी लंग्स के डैमेज होता है। इसको अवॉइड तो हम कर नहीं सकते। अब जो बीमारी भी अंदर आ रही है, अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो क्या इसका फिर हम वही वर्क करते रहें जिसकी वजह से आगे चल के दमा बन जाए, या फिर कुछ और ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से बचे, आगे चल के दमा ना हो? फिर हम दमे पे आएंगे कि दमा हो तो फिर क्या करना है? ये तो मैंने प्रिकॉशनरी तो आपको बता ही दिया कि गर्म, वैसे तो थोड़ा और बता दूँ कि गर्म पानी वगैरह रेगुलर पिए, ठीक है ना। उससे क्या है कि उससे सर्कुलेशन ठीक रहती है। और विरुद्ध आहार, आपने पॉइंट पकड़ लिया मेरा। विरुद्ध आहार तो ऑब्वियसली, विरुद्ध मीन्स ऑपोजिट। गर्म तसीर के साथ ठंडा मत खाएं। ज़्यादा पनीर दही वगैरह और दही बल्ले वगैरह, दूध से बनी मिठाइयाँ वगैरह, ये गरिष्ठ भोजन ना करें, स्पेशली इन विंटर्स, है ना। विंटर में ही ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में तो पसीने पसीने में उड़ जाता है सब कुछ, है ना, क्योंकि थोड़ी गर्मी पड़ती है, सूख जाता है। परंतु आजकल लोग गर्मी में भी एसी लगा के बैठे रहते हैं। एक और बात भी है ना, गर्मी में ऐसी चीज़ें खाने को जीव नहीं करता, सर्दी में ही करता। ठीक बात है, क्योंकि एक और बात है, गर्मी में ऐसा सर्दी में क्यों करता है कि जठराग्नि हमारी प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती बाहर। जैसे ही अग्नि बाहर कम होगी, अंदर बढ़ जाएगी, तो सूरज जो है कम होगा तो अंदर, तो इस तरह से ये चलता है सिस्टम। ये वेदों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है। तो अब अस्थमा की बात करें तो अस्थमा को बड़े अच्छे तरीके से आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि इन चीज़ों से बचो और ऋतुचर्या का पालन करो। ऋतुचर्या में यही है कि आप ऐसा गरिष्ठ भोजन सर्दियों में मत करो, कम करो, और थोड़ा स्पाइसी जैसे हल्दी होगी, इलायची होगी, दालचीनी होगी, अदरक हो गया, तुलसी होगी, इन चीज़ों का सेवन शुरू करो। थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि हल्दी ये अच्छी लगी होगी मेरे से लगता है कि उनको अच्छी लगी होगी, ये बात अच्छी है, कुछ सियानी बात की। हल्दी, इलायची, दालचीनी जैसे आपने बोला, कुछ ऐसी चीज़ें वो कैसे कैसे लेनी है, उनको कैसे लेना है ताकि वो उनके अंदर की कफ भी निकल जाए और उनको जो दूसरी मुसीबतों से भी छुटकारा मिले? कफ को के ऑपोजिट है अग्नि, बलगम के ऊपर। तो अग्नि किस में है, खाने वाली कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म है, जिसमें वो अब पहले से स्टीरॉयड वगैरह जो पेन किलर ले रहे हैं, वो तो पहले से गर्म चीज़ें ले रहे हैं, उनको पहले तो वो छोड़नी पड़ेगी, शराब वगैरह छोड़नी पड़ेगी। तो अब ताकि वो ये हमारी आयुर्वेद की गर्म चीज़ें ले सके, तो हमारी आयुर्वेदिक चीज़ों से तो डरते हैं कि नहीं गर्म चीज़ दे दी, गर्म चीज़। जो पहले आप पेन किलर खा रहे हो जिससे एसिडिटी हो रही है, जलन रही, उसको छोड़ो, उसको बैलेंस करो पहले तो। दूसरा, हल्दी और अदरक और तुलसी, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब एक चम्मच ले लें, थोड़ा सा इतना सा पीस अदरक का ले लें, लगभग 1 इंच का ले लें, आधा इंच का ले लें, उसको चबा के खा लो, या उसको कूट के उसका रस पी लो शहद के साथ मिक्स करके, और या फिर उसकी चाय बना लो। अदरक, तुलसी, हल्दी, इसको उसमें उबालो, बीच में छोटी इलायची भी डालो, बीच में कई बार मैं रोज़ बोल देता हूँ, वैसे रोज़ तो ठंडा है, पर उसको उसकी तसीर को थोड़ी बराबर करने के लिए गुलाब का फूल वैसे ही डाल लें उसके बीच में, थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा, और उसकी गर्मी भी थोड़ी शांत हो जाएगी। तो आप उसमें गुड़ डाल लें, थोड़ा सा लगभग 1 डली डाल लें छोटी सी गुड़ की टेस्ट के लिए। तो वो आप चाय जो है दिन में 1 बार पिए, 2-3 बार मत पिए, सुबह के टाइम 1 बार पी लें,
और मिल्क प्रोडक्ट्स टोटल बंद कर दें, और उससे आपकी ये जो है वो बैलेंस में रहेगी, ये अटैक नहीं आएगा दमे दमे का। दमा हो गया बंदे को, दमा हो गया तो दमा अंदर जैसे हमने बोला कि उसको ऐसे ऐसे करके उसकी जगह पे जहाँ जहाँ सांस ने जाना है, हवा ने भरना है, उसकी उसकी जगह पर हमने बलगम ने जगह भर गया। जा तो वो बंदा रोज रोज जाके नेबुलाइजर घर पे रखे, वो उसमें नेबुलाइज कर ले उसको, वो नहीं हो पाएगा, या वो होगा तो वो एक बीमार की श्रेणी में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार है वो बंदा। तो या फिर स्टीम लेगा, स्टीम लेने का भी किसी के पास ज़्यादा समय नहीं होता, कोई ले भी लेगा अगर ठीक है, अगर ज़्यादा बीमार है तो ले लेगा, अदरवाइज वो लेने वाला नहीं है। तो क्या आपने जैसे ये एक हल्दी वाला और ये कुछ चीज़ें बताई जिसका हमने चाय पीने वाली बताई, पिछली बार आपने जब इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि अगर किसी के पास ये नहीं है तो मेरे पास भी कुछ है जिसका मैंने अपनी तकनीक से मैंने बनाया है, कुछ चाय बनाई थी अर्जुन टी, मेरे को याद है आपने बोला था हार्ट के लिए अर्जुन टी। तो क्या दमे के लिए भी कुछ ऐसा चाय वाय या कुछ ऐसा है? दमे के लिए देखो, एक होती है व्याधि प्रतिनिक, एक होती है दोष प्रतिनिक, एक होती है लाक्षणिक चिकित्सा। दमे के लिए भी कई कुछ बनाया, मैं अभी बताता हूँ। तो दोष प्रतिनिक मतलब कि जड़ से ठीक करने वाली, और व्याधि प्रतिनिक मतलब डिजीज को अटैक करने वाली, डिजीज को ठीक करने। एक है लाक्षणिक मतलब इमीडिएट रिजल्ट देने वाली। तो लाक्षणिक और व्याधि वाले तीनों मैंने बनाई हुई है कि उस मैं कई बार पेशेंट को तीनों दे देता हूँ, एक साथ ही ले सकता है? एक साथ ही दे सकता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। तो ये आपको सबसे पहले मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जो बीमारी को जड़ से ठीक करने वाली है, कि आपको कोई सिम्टम है या नहीं है, आप इसको लेना शुरू कर दो। इसका नाम ही प्राण रक्षक चूर्ण रखा है। क्या बात है, संजीवनी बूटी। तो प्राण रक्षक मतलब प्राणों की रक्षा करने वाला। तो इसमें मेनली क्या, इसमें डाला क्या है, मैं वो बता भी देता हूँ दर्शकों को कि अगर आपको ये मिल जाए जड़ी बूटियाँ तो आप भी इसको बना लें। अगर नहीं मिलती तो आप हमारी वेबसाइट planetayurveda.com से आप ले सकते हैं। तो ये इसमें है शीरीष। शीरीष जो है आयुर्वेद में इसको बोला विष घन, विष को दूर करने वाला, जिसको पंजाबी में सरी बोलते हैं। श्री, बिल्कुल ठीक बात। श्री जो है वो काफ़ी आयुर्वेद में उसकी प्रशंसा लिखी है, और ये पंजाब में वैसे भी अवेलेबल है। श्री संस्कृत में बोलते हैं। तो उसकी जो बार्क है वो यूज़फुल है, उसका चाय बना करके भी पी सकते हैं श्री की, तो श्री का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। कंटकारी, कंटकारी वासा, वासा एक जड़ी बूटी है जो बलगम को तोड़ देती है। तो वासा जो है, जहाँ पे वासा है वहाँ पे दमा नहीं हो सकता, ऐसी इसकी प्रशंसा है। तो अनंत मूल, अच्छा अनंत मूल बहुत ही, इसको दमा बूटी बोला गया है, इसका नाम ही दमा बूटी है। और ये जिसको ब्रोंकाइटिस और ये सीओपीडी और ये बलगम वाली रोग और ये जो अस्थमा है, तो दमा बूटी जो है इसका नाम है टाइलोफोरा अस्थमेटिका, जो लैटिन नेम है। तो इमेजिन करो लैटिन के लोगों ने भी इसका नाम अस्थमेटिका क्यों रखा, लैटिन में अंग्रेजों ने नाम रखा। तो ये कोई हमारे संस्कृत के ऋषि मुनियों ने तो नहीं रखा होगा ऐसा इंग्लिश में नाम, तो उन्होंने तो अनंतमूल ही रखा। तो ये दमा बूटी इसको बोलते हैं। दमा बूटी आप घर में भी लगा सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बेल हो जाती है। तो उसकी जो खुशबू से ही हमें कुछ फायदा मिलने वाला है? नहीं, उसके पत्ते लेकर के आपने चबाने हैं। वो तो काम करती है, एयर प्योरीफायर का काम तो करती है, परंतु आपने उसको 2 पत्ते उसके चबा लेने हैं बस। और दमा बूटी जो है वो आपका दमा ठीक कर देगी। इसके अलावा दालचीनी तो सब घरों में है ही है, वो भी कफ को तोड़ती है। और भरंगी, भरंगी जो है आयुर्वेद में बताया गया है कि भरंगी जो है वो कफ नाशक है, कफ को दूर करता है, कफ का नाश कर देता है। मुलट्ठी, मुलट्ठी जो है गले की खराश हो, गले में खांसी बलगम हो, तो आम सब लोगों को पता ही है कि मुलट्ठी चूसने के लिए देते हैं। हाँ, तो मुलट्ठी चूसें आप, और इसमें वैसे ही ऑलरेडी ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, तो इसका 1 चम्मच सुबह शाम या तो वैसे ही खा लें। कैसे लेना है, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, कैसे? क्योंकि जो कफ है उसकी तसीर ठंडी है, इसलिए अक्सर बोला जाता है कि गर्म पानी से लेना। तो एक गर्म पानी कितना, चाय जैसा या थोड़ा सा गर्म हो या ल्यूकवार्म हो? ल्यूकवार्म भी चलेगा। तो 1 चम्मच सुबह शाम इस प्राण रक्षक चूर्ण का लें, उससे जो है जो भी लंग्स के रोग हैं सभी रोगों में रक्षा करेगा प्राणों की। तो ये प्राण यानी कि प्राण जो प्राण हमारे फंसे हुए हैं किसी वजह से, उसको ठीक कर देगा।
बिल्कुल ठीक करेगा। ये तो होगी जो जो बिल्कुल दोषों के बिल्कुल जड़ से बीमारी को निकालने वाली। अब मैं आपको साथ दिखाता हूँ जो कि जिसको व्याधि मतलब कि जिसको डिजीज है उसको रिलीफ भी तो मिले, इमीडिएट रिलीफ मिले। तो जैसे स्टीरॉयड काम करते हैं। जैसे स्टीरॉयड काम करते हैं, जैसे बलगम को बाहर निकालने की, देखो इसमें फोटो भी बनी है, छींक मार रही है, तो ये छींकों को रोकती नहीं है, छींकों को मतलब कि उसकी उनको नहीं, उनका आने नहीं देती, उनकी जो जिस वजह से वो आ रही है उस वजह को दूर करती है। तो ये कासर चूर्ण है। इसमें वंशलोचन जो बांस होता है ना, बांस के अंदर से वो बैम्बू मैना बोलते हैं उसको, उसको वंशलोचन बोलते हैं। और प्योर मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इम्प्योर ही लोग यूज़ करी जा रहे हैं। तो वंशलोचन है। और पिपली है, पिपली मगा को बोलते हैं, जो मग होते हैं लंबी लॉन्ग पेपर। तो इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, छोटी इलायची, दालचीनी, मगा और वंशलोचन, और साथ में इनके मिश्री डाल देते हैं ताकि इसका जो टेस्ट ठीक लगे। तो इसको आपने 1 चम्मच जो है, छोटा चम्मच, टीस्पूनफुल, सुबह दोपहर शाम, तो आपने शहद के साथ ले लेना है। तो उससे जो बलगम खांसी, बहुत पेशेंट है जिनको एक्यूट, किसको जुकाम हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, तो उनको कॉमनली मैं देता हूँ विदिन 2-3 डेज ठीक हो जाते हैं। ये एंटी हिस्टामाइन होते हैं। ये नेचुरल एंटी हिस्टामिनिक है। एंटी हिस्टामिनिक के भी बाप है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं इनके अंदर कि मतलब उसको जड़ से निकालने वाली है। तो एंटी हिस्टामिनिक के अलावा भी बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, कुदरत ने बहुत कुछ दिया हमें। तो किसने सोचा था कि बांस में से ऐसा कुछ निकलेगा तो वो लंग्स पे ठीक करेगा काम। तो वो ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी हुई है ऑलरेडी, तो सोच के उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, कैप्सूल है एलर्जी केयर। तो एलर्जी केयर जो है, जो जिसको पॉलन से एलर्जी हो, जिसको वैसे अस्थमा हो, या किसी को वैसे नेचुरल जुकाम खांसी बुखार वगैरह चढ़ा हो, तो इसमें हल्दी का सत्व है। देखो हल्दी कॉमनली जो मिलती है मार्केट में, उसमें जो कुरक्यूमिन एक एक्टिव तत्व होता है, कुरक्यूमिन उसमें मिलता है 5-7%। पंजाब में तो 2.5 तो 3 से ज़्यादा है नहीं, या अगर उसकी होगी गढ़वाल की होगी तो 5, और अगर मेघालय की होगी तो उसमें 7 से 8%। हाँ, ये आपने अच्छी जानकारी इकट्ठी करी हुई है। तो बेसिकली जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एल्कलॉइड है, करक्यूमिन, वो 2 से 7% जैसे आपने बताया, तो वो अवेलेबल है। परंतु अगर जैसे सोना होता है ना, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, इसी तरह से हल्दी है, तो उसका सत्व बनाना पड़ता है। करक्यूमिन जो है 8%, 20%, 40%, 90%, 95%। तो मैं ये इसमें 95% वाली हल्दी यूज़ करता हूँ। तो वो इमीडिएटली वो हल्दी का जो सत्व है वो फटाफट 2 दिन में वो पेशेंट जो कहता है मैं ठीक हूँ। तो मेरे ऐसे पेशेंट हैं, बाहर यूरोप वाले जो पेशेंट है, वो तो अपने बच्चों को, जब उनको वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो और कोई चीज़ देते हैं। हमारा एक तुलसी का भी कैप्सूल आता है, और एक एलर्जी जी बोलते हैं वो इसको, क्योंकि इसका नाम एलर्जी है, वो जी जी पढ़ा जाता है, तो एलर्जी जी कैप्सूल, रिस्पेक्ट से बोलते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं इसको, एलर्जी जी कैप्सूल। तो एलर्जी के कैप्सूल वो यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, एक सुबह शाम, साथ में तुलसी के। तो आप यहाँ पे क्योंकि तुलसी वैसे ही अवेलेबल है, तो आप उसके 5-7 पत्ते वैसे ही यूज़ कर लें। साथ बात बताएं, आपने ये जो दिया है, ये एलर्जी की बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि नॉर्थ रीजन में, अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो छींक की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। तो क्या उसमें ये काम करेगी? तो ये बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है, छीके छुके तो इसी से ठीक हो जाता पक्का है ये? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, सुबह उठते ही छींके शुरू हो है। जाती वो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है वो, तो क्योंकि इससे बढ़िया एंटी हिस्टामिनिक या नेचुरल हीलर ये इससे कोई नहीं है। इसके अंदर भी अकेला हल्दी नहीं है, इसमें भी शिरीष है, हल्दी का सत्व भी है, शिरीष भी है, नीम भी है, अश्वगंधा भी है। तो ये जो छींके छुके की प्रॉब्लम तो 2-4 दिन में ठीक है। ऐसा होता है ना कि कुछ दिन अगर हम दवाई लेते हैं तो वो दवाई असर करनी बंद कर देती है। क्या इसके साथ भी ऐसा होता है? ये पूरी डब्बी खाएगा नहीं आदमी, जिसको छीके छुके आती है ना, तो कह रहा मुझे 10 सालों से, मैं तो सुबह उठती हूँ, मेरे को छीके आती हैं 15-20, है ना, और मैं एंटी हिस्टामिनिक सिट्रीजिन खाती रहती हूँ। तो इसको जो आदमी खा लेगा तो 10-15 दिन बाद वो इसकी डब्बी पूरी भी नहीं खा पाएगा कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोबारा छींके नहीं आएंगे? नहीं, जो चाहे स्टीरॉयड खा रहा है, चाहे सिट्रीजिन खा रहा है, चाहे कुछ भी खा रहा है। रुकिए, मैं थोड़े दर्शकों से बात कर लूँ। भाई साहब ये सुनिए बात, ये बहुत काम की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि ये दवाई हर घर में होनी चाहिए।
नॉर्थ रीजन में तकरीबन हर दूसरा आदमी, क्योंकि इस रीजन में बहुत सारे फसलों पर केमिकल्स डाले जा रहे हैं, बहुत सारे इधर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो धुआं छोड़ रही है उसकी वजह से हो रहा है। पोल्यूशन जो है हमारे इधर बहुत ज़्यादा है, किसी स्टबल को आग लगाई जा रही है, पराली को आग लगाई जा रही है, कहीं की मतलब अलग अलग कारणों की वजह से हमारी हवा जो है वो दूषित हुई है। दूषित हवा अंदर जाती है, वो छींकों का कारण बनती है। हर दूसरा आदमी सुबह उठते ही छींके मार रहा है, लेकिन जो हम लोग खा रहे हैं वो आगे चल के दमा बना रहा है। ये दवाई डॉक्टर विक्रम चौहान की है। इनका दावा है कि 1 महीना पूरा नहीं लगेगा ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूँ? ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तो ये तो मुझे लगता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं पिछले 20 साल से पेशेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के कंट्रीज़ में भी है। हमारी वेबसाइट पे भी एक्सप्लेन्ड है सारा कुछ डिटेल में। अच्छा चलिए, ये हो गया 3 चीज़ें। अब ये हमने एक से हमने तीव्र रोग ठीक कर लिया, एक से रोग के ऊपर अटैक कर लिया, एक से हमने रोग जो है क्रॉनिक डिजीज़ को जड़ से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी, उसके लिए भी कुछ है? इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में च्यवनप्राश का वर्णन है। तो उस च्यवन ऋषि थे, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई थी। उसका नाम कैसे पड़ा च्यवनप्राश, मैं बताता हूँ। च्यवन ऋषि जो थे वो भोग विलास में पड़ गए, तो भोग विलास में पड़ने से उनकी होगी इम्यूनिटी डाउन। इम्यूनिटी उनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग मतलब कि टीबी हो गई या लंग्स जो है उनके कमज़ोर हो गए। तो अब क्षय रोग हो गया। उनके जो ऋषि मुनि साथी थे उन्होंने उनको बचाने के लिए एक योग बनाया और उसको डिफरेंट आंवला वेस्ट करके और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल के उसको चमन उनको दिया, उस अवले को, अवले मतलब उनको प्राश दिया, तो उसका नाम ही उन्होंने च्यवनप्राश ही रख दिया। तो वो च्यवनप्राश की उत्पत्ति वहाँ से हुई। अब वो च्यवनप्राश जो है उसको बनाने के बहुत सारी विधियाँ फिर बाद में डेवलप हो गई कि उसमें ये भी जड़ी बूटी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी अच्छी है, वो भी तो सब ने अपने अपने तरीके से वो च्यवनप्राश, बेस तो उसका वही है। एक बार च्यवनप्राश बना लिया, उसमें अगर आप कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसमें मैंने भी एक च्यवनप्राश टाइप बनाया है बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसका नाम है विक्रम प्राश। तो इसमें मतलब आपने चमन ऋषि को हटा दिया? मैंने नहीं हटाया, तो क्योंकि हमारा एक च्यवनप्राश आता ही था पहले से ही, तो मेरा स्टाफ में है, उन्होंने कहा कि सर इस पे आप ही का नाम लगा देते हैं, तो मैंने कहा चलो लगा दो। बट इसके अंदर जो है हमने काफ़ी ऐड ऑन किया, कुछ हर्ब्स ऐसी डाली हैं जिससे कि ये और बलदायी बने और जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। तो बच्चों को हम देते हैं और लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, सभी को, बुजुर्गों को खासकर? सबको दे सकते हैं। इसकी डोज कैसे लेना है, कौन सा आदमी खा सकता है, कौन सा नहीं खा सकता है, ये भी कुछ है? ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको सभी लोग खा सकते हैं। इम्यूनिटी की किसको ज़रूरत नहीं है? आजकल तो कोविड टाइम में सभी को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी की ज़्यादा समझ में आया, रसायन औषधियाँ तो ये रसायन है। आयुर्वेद में लिखा है च्यवनप्राश रसायन। रसायन मतलब जो बलदायी हो, रिजुविनेटिव हो और लंबी आयु को प्रदान करने वाला हो, तो ये रसायन औषधि है। तो दमे वाले को तो चाहिए और बाकी सब लोगों को चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, ये तीनों ले रहे हैं बंदा, उसके साथ में ये लेना है कि जब ये खत्म हो जाए तब ये लेना? नहीं, साथ में इसके ले सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश तो नेचुरली कोई भी किसी भी समय ले सकते हैं, तो साथ में लें, उससे इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी। जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहिए? टिप यही बताना चाहूँगा कि जो भी ये जो लंग्स की डिजीज़ हैं इससे घबराएं नहीं, अपना खान पान ठीक रखें, अपना नेचर को समझें, अपनी प्रकृति समझें और आप प्रकृति के पार्ट एंड पार्सल हैं उससे जुड़े रहें और आप सारी बीमारियां जो है घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें और घरेलू नुस्खों के बारे में समझना शुरू करें। बहुत ज्ञान है अवेलेबल यूट्यूब पे, बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे, उनको भी सुने और अपना इलाज करो, घर बैठे ही करें। और ज़्यादा ये जो स्टीरॉयड वगैरह के चक्कर में मत पड़े और एंटीबायोटिक और ये सब चीज़ें फटाफट मत लें। साथ में एक और चीज़ ऐड करने वाली है कि आले दुआले अगर कोई हवा पोल्यूटेड कर रहा हो तो उसको पकड़ लें कि ये मत करो भाई। इमीडिएटली पकड़ें और हमारा ये वो भी बनता है, फ़र्ज बनता है कि उसको रोकें। हाँ, हवा तो सबकी है, तो ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें आपको अगर लेनी हो तो वर्ल्ड वाइड हमारा एक मकसद है कि पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेदा को फैलाने का। तो planetayurveda.com पे आप जा कर के ये ले सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस का जो नंबर है
9915593604 एंड 017252143030। इन नंबर पे फ़ोन करके आप, हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स है, उनसे आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन होगी और मेरे साथ भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये घर बैठे, आप चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में हो, तो हम आपको ये दवाइयाँ फटाफट पहुँचा देंगे। एक बात बताएं कि अगर आपको ढूंढना हो कहीं, तो आपने बोल दिया नंबर ये है, वेबसाइट ये है, वहाँ से ढूंढ सकते हैं, तो क्या उसको आपको संडे के दिन भी बोल सकते हैं आपको कि भी बात कर लीजिए? नहीं, संडे को नहीं, संडे को तो आपने बोला नहीं ना। हाँ संडे को बंद है। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 साढ़े 5 तक। टाइमिंग ये है, डॉक्टर साहब भूल गए थे, मैंने आपके लिए ये पूछ लिया है। तो टाइमिंग ये, वेबसाइट ये, तो कहीं बाहर बैठा है बंदा, मान लीजिए यूरोप में बैठा है, मान लीजिए अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो वहाँ दवाइयाँ उस एरिया में अवेलेबल हैं? हमारी दवाइयाँ काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, अमेरिका कनाडा में भी अवेलेबल हैं। वहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे लोग बैठे हैं दवाइयाँ लेकर के। तो आपको हमारी वेबसाइट से सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, क्या कमाल की जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें घर पे बैठे, अगर मतलब कुछ नहीं आ पा रहा है, आप तक नहीं पहुंच हो पा रही, तो घर पे बैठे भी ठीक कर सकता है अपने तरीके से। और ये दवाइयाँ तो कमाल की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਰਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੋਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਲਰਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਰਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਚੱਲਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।